हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज की क्लास में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर हर अटेम्प्ट में आता है बच्चों, आपको पता है। कांस्टेंट है, 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एज ऑफ न्यू सिलेबस पेपर पैटर्न। अब इस चैप्टर के अंदर बच्चों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर वैसे तो कई सारे वेरिएंसेस आते हैं, लेकिन ग्रुप 1 के अंदर सिर्फ 2 ही टाइप के वेरिएंसेस आपके कवर है, मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस। तो उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है आज की क्लास में, क्योंकि हम जो रिवीजन कर रहे हैं वो ग्रुप 1 से रिलेटेड है। तो इसीलिए हम मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि जब आप ग्रुप 2 में आते हो तो आपको इसमें ओवरहेड वेरिएंसेस भी देखने को मिलते हैं, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस, सेल्स वेरिएंसेस देखने को मिलता है और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो वेरिएंसेस के अकॉर्डिंग। बाकी ग्रुप 1 में सिर्फ 2 ही वेरिएंस आपको पढ़ने होते हैं। क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बड़ा सिंपल सा है कि आप अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो आपने सोची थी उसको आप एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हो। अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस बेटर है तो हम उसको फेवरेबल बोलते हैं, और अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से खराब है तो हम उसको एडवर्स बोलते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग एन एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर एन एक्चुअल कॉस्ट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। Subsequently, variances are recorded to show the difference between the expected and actual records. ठीक है, अब बच्चों एक बात ध्यान रखने वाली है, क्या कि जब हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं तो एक्चुअल परफॉर्मेंस तो ठीक है, पर जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होती है वो हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस फॉर एक्चुअल निकालते हैं। एक्चुअल आउटपुट, फटाफट से बोलो क्या बात याद है तुमको कि जब भी हम स्टैंडर्ड निकालते हैं तो हम स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया था। क्या मैंने आपको ओवरहेड चैप्टर में एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड, स्टैंडर्ड और एक्चुअल? बोलो, क्या मैंने आपको एक बात एक्सप्लेन की थी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल? तो एक बात मैंने आपको ये भी समझाया था कि बच्चों बजटेड डेटा को एक्चुअल डेटा से कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता। क्यों? क्योंकि बजटेड तो बच्चों वो सपनों की दुनिया है जो आपने सोची थी कि आप सवारोगे, सवार लूं हो सवार लूं, पर आप सवार नहीं पाओगे, क्योंकि बजटेड बच्चों जनरली लोग अनरियलिस्टिक सेट करते हैं। मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में वो अचीवेबल होता नहीं है उतने एक्सटेंट तक। जैसे फॉर एग्जांपल आप कितना भी सोच लो मैं डेली 14 घंटे पढ़ूंगा, 14 घंटे आप पढ़ भी लो बुक खोल के, इफेक्टिव आवर्स आपके 10 से 12 घंटे ही होंगे। आप सोचोगे मैं 18 घंटे पढ़ लूं, ये तो मैक्सिमम कैपेसिटी वाली बात हो गई। 18 घंटे पढ़ रहा इंसान 6 घंटा सो रहा है, और बाकी फिर खाएगा पिएगा और ये सब नहाना फ्रेश होना ये सब कब करोगे? आ रही बात समझ में? तो हम लोग बजटेड को एक्चुअल से कंपेयर करते नहीं है, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक कंपैरिजन है। हम ना इस बजटेड को यूज करके, ध्यान से सुनो, हम इस बजटेड डेटा को यूज करके स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस, मैंने आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी लिया था क्लास में, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा है बच्चों कि 10 घंटे आपको लगाने हैं और ये 100 पेजेस आपको कंप्लीट करने हैं। 10 घंटे लगाने हैं और आपको 100 पेजेस कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो एक बच्चा 8 घंटे पढ़ा। ठीक है, एक बच्चा 8 घंटे पढ़ा और उसने सिर्फ 90 पेजेस कंप्लीट किए। तो सारे बच्चे बताओ, ऊपर ऊपर से लेमैन, कोई कॉस्टिंग वॉस्टिंग का उसको नॉलेज नहीं, कोई प्रोफेशनल इंसान नहीं है, वो लेमैन आदमी है, बोलेगा अरे 100 पेज पढ़ने बोले थे, 90 पेज पढ़ा है ये बच्चा तो गधा है। बोलो, हमने इनको 100 पेज पढ़ने के लिए बोला था, सिर्फ 90 पेज पढ़ाई की है, इनका आउटपुट तो कम है, ये तो गधे हैं, इनका आउटपुट तो कम है। फटाफट से बताओ यस और नो, यस और नो बच्चों। ऊपर ऊपर से देख रहे हो, बजटेड को एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हो, बजटेड को एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हो, तो लग रहा है ना कि इसकी परफॉर्मेंस एडवर्स है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ? अगर तुम बजटेड डेटा को एक्चुअल डेटा से कंपेयर कर रहे हो तो लग रहा है ना इसकी परफॉर्मेंस एडवर्स है। हाँ, लेकिन ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बेसिस सेम नहीं है बच्चों। ये यहाँ पर 10 घंटे पढ़ने के लिए बोला गया था और ये सिर्फ 8 घंटे पढ़ा है। तो अगर ये 10 घंटे का आउटपुट आप 8 घंटे के हिसाब से निकालोगे, बजटेड डेटा को यूज करके आप ये पता लगाओ कि अगर 10 घंटे में 100 पेज पढ़ने के लिए बोला गया था तो उस हिसाब से 8 घंटे में कितना पेज उसको पढ़ना चाहिए आइडियली, एज पर बजट। एज पर बजट, तो एज पर बजट बच्चों उसको 80 पेजेस पढ़ना चाहिए। एज पर बजट उसको 80 पेजेस पढ़ना चाहिए, ध्यान से सुनो। और उसने कितना पढ़ा? 90 पेज। तो बच्चों इसका आउटपुट एडवर्स नहीं, फेवरेबल है। क्या है? इस बंदे का आउटपुट एडवर्स नहीं, फेवरेबल है। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे, जब आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे तो यू आर सेइंग अरे ये तो एडवर्स है,
ये तो एडवर्स है। जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं 100 को 90 से कंपेयर कर रहे थे, पर मैंने आपको कहा कि आप जब बजटेड को एक्चुअल से कंपेयर करोगे एडवर्स ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बजट हम लोग हाई सेट करके रहते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो हमको निकालना होता है बजटेड डेटा को यूज करके, वो निकालना होता है फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर उस बंदे की 8 घंटे की है, तो आप ये बताओ कि 8 घंटे के हिसाब से उसको कितना पढ़ना चाहिए था अकॉर्डिंग टू बजट। 8 घंटे के हिसाब से उसको कितना पढ़ना चाहिए था? 80 पेज पढ़ना चाहिए था ना, उसने 90 पढ़ा ना, ये फेवरेबल है। क्या ये बात सबको याद आ गई? फटाफट से बताओ, क्या ये बात सबको याद आ गई? यस। अब बच्चों पहला आता है तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस में आपको पता है सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस आएगा, फिर उसके बाद बच्चों एक होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का गलती, एक होगा परचेज डिपार्टमेंट का गलती। फटाफट से बताओ, यस और नो? एक होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का गलती, एक होगा परचेज डिपार्टमेंट का गलती। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो बच्चों सिंपल है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। बात खत्म। बोलो यस और नो? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। तो ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। बोलो यस और नो? यस। अब इसमें बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है बच्चों, बस इसी को ध्यान रखना कि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है। बोलो यस और नो? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है, इस बात का ध्यान रखोगे? यस भैया। फिर इसके बाद है बच्चों तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस। पहले प्राइस लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में किसको पकड़ेंगे? परचेज डिपार्टमेंट को पकड़ेंगे। क्या बोलेंगे कि हम तुमने तो इतना बोला था, एक्चुअल में तो इतना लग गया। और किससे मल्टीप्लाई करूं? एक बार सारे बच्चे बता दो, एक बार सारे बच्चे बता दो किससे मल्टीप्लाई करूं? वेरी गुड भैया, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है वो एक्चुअल क्वांटिटी खरीदने से हुआ है। मतलब एक्चुअल क्वांटिटी हम खरीद के लाए, उसी में जो रेट का डिफरेंस है वही मेरा वेरिएंस आएगा, क्योंकि खरीदी तो एक्चुअल क्वांटिटी ही होती है ना। परचेज 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 स्टैंडर्ड क्वांटिटी का नहीं होता, एक्चुअल क्वांटिटी का होता है। तो एक्चुअल क्वांटिटी खरीद के ला रहा हूं ना, तो जो भी रेट का डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअल क्वांटिटी के ऊपर आएगा। ठीक है। फिर बच्चों डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो इसमें हम बोलेंगे कि आपने तो इतना बोला था, पर एक्चुअल में तो आपने इतना यूज कर लिया। क्यों भाई? हम उनसे रीजन पूछेंगे। अभी हमको अमाउंट में चाहिए, तो हम इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि यूसेज वेरिएंस के अंदर प्राइस का इंपैक्ट आए। बोलो यस और नो? बोलो। हम नहीं चाहते कि यूसेज वेरिएंस के अंदर प्राइस का इंपैक्ट है, इसलिए हम स्टैंडर्ड रेट लेते हैं। ठीक है। अब बच्चों दो और आता है, डायरेक्ट यूसेज वेरिएंस के दो बच्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये दोनों क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस बोलता है जो आपने मिक्सिंग में गलती कर दी। मिक्सिंग में गलती कर दी मतलब आपको बोला गया था चाय बनाओ, आपको बोला गया था उसमें 1 कप दूध डालना, 2 कप पानी डालना, 2 चम्मच शक्कर डालना, 1 चम्मच चाय पत्ती डालना, 1 अदरक डाल देना थोड़ा सा। ठीक है। आपने बिगाड़ दिया रेशियो को, आपने डाल दिया 2 कप दूध, 1 कप पानी, 2 चम्मच चाय पत्ती, 1 चम्मच शक्कर और अदरक नहीं डाला। तो आपने जो रेशियो बिगाड़ दिया, इससे आपकी चाय हो गई बेकार। जो आपने रेशियो बिगाड़ दिया, जिस रेशियो में आपको रॉ मटेरियल को मिक्स करना था टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, वो रेशियो आपने बिगाड़ दिया। दैट इज डायरेक्ट मटेरियल
मिक्स वेरिएंस बच्चों। तो इसके लिए तुमको याद है RAQ निकालना पड़ता है, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। बोलो यस और नो। इसके लिए तुमको क्या निकालना पड़ता है? रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी निकालना पड़ता है। और एक बात बताओ, मिक्सिंग में गलती हुई है, ये कैसे पता चलेगा? तुम रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करोगे कि एक्चुअल क्वांटिटी इस रेशियो में गई है और जाना इस रेशियो में चाहिए था। एक्चुअली इस रेशियो में गई है पर जाना इस रेशियो में चाहिए था। RAQ का मतलब होता है इस रेशियो में जाना चाहिए था। RAQ का मतलब होता है इस रेशियो में जाना चाहिए था, तो एक्चुअली इस रेशियो में गई है, इस रेशियो में जाना चाहिए था। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। व्हाट इज RAQ? RAQ कैसे निकालते हैं बच्चों? जो क्वेश्चन में एक्चुअल क्वांटिटी दिया रहता है ना, उसको आपको स्टैंडर्ड रेशियो में निकालना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक्चुअल क्वांटिटी दिया है 200, 300, 500, ठीक है, तो टोटल ये 1000 है। तो RAQ अगर आपको निकालना हो, मान लो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया है आपका लेट्स से 100, 400, ये आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी है मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपको ये जो रेशियो है ना, इसका जो रेशियो है ना 1:2:3, ये जो रेशियो है ना, रेशियो, इस रेशियो में इसको बांटना है तो RAQ आ जाएगा। तो एक्चुअल क्वांटिटी 1000 है ना, इसको 1:2:3 में बांट दो, तो 1000 डिवाइड बाय 6 इंटू 1 2 3, ठीक है। तो इसको तुम 1:2:3 में बांटते हो तो तुमको क्या देखने को मिलता है? RAQ देखने को मिलता है, ठीक है। अब बच्चों यील्ड वेरिएंस क्या होता है? यील्ड मतलब होता है कि कितना आउटपुट निकलेगा, कितना इनपुट आउटपुट रेशियो। यील्ड का मतलब होता है इनपुट आउटपुट रेशियो, तो कितना इनपुट डालेंगे तो कितना आउटपुट निकलेगा, वो होता है यील्ड रेशियो। अब यील्ड वेरिएंस, तो अब पॉइंट ये है कि यील्ड में भी डिफरेंस हो सकता है। आपको जितना इनपुट डालना चाहिए था आपने उतना इनपुट नहीं डाला, इस वजह से जितना आउटपुट निकलना चाहिए था उतना आउटपुट नहीं निकला। तो वहां पर किसकी प्रॉब्लम आएगी? फटाफट से बताओ। वहां पर यील्ड की प्रॉब्लम आएगी। बोलो यस और नो, सारे बच्चे फटाफट से बताओ यस और नो। यस। तो यील्ड वेरिएंस के अंदर बच्चों हम बोलते हैं कि इतना स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको इनपुट करना चाहिए था, इतना आपने एक्चुअली किया इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब भैया एक्चुअली में एक्चुअल क्वांटिटी लो ना भैया। हाँ बोलो बोलो। एक्चुअली में एक्चुअल क्वांटिटी लो ना, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी क्यों ले रहे हो? मैंने कहा बच्चों अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी ले लूं तो उसके अंदर गलत रेशियो का भी इंपैक्ट आ जाएगा ना। फटाफट से बताओ, सारे बच्चे फटाफट से बताओ, सारे बच्चे एक बार फटाफट से बताओ। अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी ले लूं तो उसके अंदर गलत रेशियो का भी इंपैक्ट आ जाएगा, तो इसीलिए मैं एक्चुअल क्वांटिटी इन करेक्ट रेशियो लेता हूं, इसीलिए मैं एक्चुअल क्वांटिटी को सही रेशियो में लेता हूं सो दैट उसके अंदर वो इंपैक्ट ना आए। तो मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी को सही रेशियो वाले एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करूंगा ताकि ये पता चले कि कितना इनपुट करना चाहिए था और कितना इनपुट मैंने एक्चुअली किया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और सबको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये यूसेज वेरिएंस के बच्चे हैं, रेट का इंपैक्ट यहाँ नहीं आना चाहिए। तो बच्चों बस ये 5 वेरिएंसेस हमको देखना होता है डायरेक्ट मटेरियल के अंदर। फटाफट से बताओ, सबको याद आ गया? बोलो, क्या सबको याद आ गया? यस, ये देखो बच्चों एक एग्जांपल है यहाँ पर। स्टैंडर्ड मिक्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। मटेरियल ए 60 यूनिट, मटेरियल बी 80 यूनिट, मटेरियल सी 100 यूनिट। ये वैसे तुम लोगों के एग्जांपल के लिए मैंने रखा हुआ है, ठीक है, कि तुम लोग जब रिवीजन कर रहे होगे तब एक एक एग्जाम्पल मैंने मटेरियल के ऊपर और लेबर के ऊपर दिया हुआ है, जब तुम रिवीजन करोगे तुमको काम आएगा। ये देखो, ये 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए इसका रेट। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 10 यूनिट्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस एज फॉलोज। तो बच्चों 10 यूनिट बनाई गई है और जो आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, मटेरियल ए इतना लग गया, मटेरियल बी इतना लग गया, मटेरियल सी इतना लग गया, और ये था प्राइस पर यूनिट का। कैलकुलेट करो मटेरियल वेरिएंसेस। तो बच्चों सबसे पहले मेरी एक बात बताओ, आपको यहाँ 1 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड दिया हुआ है। कितने यूनिट के लिए दिया हुआ है? 1 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड दिया हुआ है। 1 यूनिट के लिए आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है और हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है? 10 यूनिट्स का। तो सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो 10 यूनिट है, तो अगर ये एक यूनिट को बनाने में 60 यूनिट लग रहा है तो 10 यूनिट को बनाने में 600 यूनिट लगेगा इंटू 10।
1 यूनिट को बनाने में 80 यूनिट लग रहा है, तो 10 यूनिट को बनाने के लिए 800 यूनिट लगेगा इंटू 10। 1 यूनिट को बनाने के लिए 100 यूनिट लग रहा है, तो 10 यूनिट को बनाने के लिए 1000 यूनिट लगेगा। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अगर तुमको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा आ गया 600, 800, 1000 इंटू स्टैंडर्ड रेट 15, 20, 25 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 640, 950, 870 इंटू एक्चुअल रेट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, यू विल गेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बताओ कितना आएगा ये? ये आ रहा बच्चों 2225 एडवर्स, 2225 एडवर्स आ रहा है। ये हुआ तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, इसके बाद निकालोगे तुम डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो इसमें दोनों के रेट का डिफरेंस लेना है। 15 माइनस 17.5, 20 माइनस 18, 25 माइनस 27.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल क्वांटिटी से, 640, 950, 870, तो ये आ जाएगा प्राइस वेरिएंस। 15 माइनस 17.5 इंटू 640, 20 माइनस 18 इंटू 950, 25 माइनस 27.5 इंटू 870, तो ये आ रहा है बच्चों 1875 एडवर्स। फिर उसके बाद निकालोगे डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस में क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से माइनस करो, ये देखो यहाँ पर है, और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करो। तो 600 माइनस 640 इंटू 15 मेमोरी प्लस, 800 माइनस 950 इंटू 20 मेमोरी प्लस, 1000 माइनस 870 इंटू 25 मेमोरी प्लस एमआरसी, तो ये आ रहा है 350 एडवर्स। 350 एडवर्स। अब ध्यान से देखो, क्या डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस 350 एडवर्स और 1875 दोनों को मिलाने से 2225 आ रहा है? आंसर इज यस। तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद बच्चों क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी, ताकि मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकाल सके। रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकलेगा? इन तीनों का टोटल लो एक्चुअल क्वांटिटी का, और इस रेशियो में बांट दो, 6:8:10 में बांट दो। ठीक है, तो इन तीनों का टोटल हो जाएगा 640 प्लस 950 प्लस 870 डिवाइड बाय 18, 9, 20, 24 डिवाइड बाय 24 इंटू 6, तो ये आ रहा है 615 इंटू 8, तो ये आ रहा है 820 इंटू 10, तो ये आ रहा है 1025। तो ये हो गया रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। अब बच्चों रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी को आप एक्चुअल क्वांटिटी से माइनस करोगे, यू विल गेट मिक्स, और स्टैंडर्ड से माइनस करोगे, यू विल गेट यील्ड। ओके, तो 615 माइनस 640 इंटू 15, 820 माइनस 950 इंटू 20, 1025 माइनस 870 इंटू 25, तो बच्चों 900 आ रहा है तुम्हारा यील्ड, सॉरी मिक्स। फेवरेबल, और यील्ड आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये आ रहा है 1250 एडवर्स। ये क्या आ रहा है? यील्ड। ठीक है, तो अब देख लो 1250 और ये 900। ठीक है, 1250, 900, 1875, ये हो गया डन। तो बच्चों डायरेक्ट हमने जो फॉर्मूला सीखा है, जो फॉर्मूले के पीछे का हमने लॉजिक सीखा है, उस लॉजिक को सिंपल लगाते हुए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट फॉर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस,
Then for material usage variance, standard quantity minus actual quantity with standard rate. Then for price variance, standard rate minus actual rate into actual quantity. Then for yield variance or mix variance, you have to find RAQ. After finding RAQ, if you are going to compare it with actual quantity, you will get mix variance, or if you are going to compare it with standard quantity, you will get yield variance. क्या ये सब याद आ गया? फटाफट से बताओ। हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है, जो तुम लोग के पास हार्ड कॉपी आई है रिवीजन वाली, उसमें ये क्वेश्चन है। बोलो, क्या तुमको याद आ गया अच्छे से? फटाफट से बताओ। यस। अब बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड, आपको 100% लॉजिक आना चाहिए, और जिस बच्चे को लॉजिक आता है वो एलिजिबल है राउंड 2 टेबल मेथड के लिए। पर जिसने लॉजिक ही नहीं सीखा, बोल रहा है भैया सीधा टेबल रगड़ दो। अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया जो टेबल से नहीं बन रहा हो, जो सिर्फ लॉजिक से बन सकता है, कैसे बनाओगे? बताओ। अगर कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जो बोल रहा है भैया लॉजिक या तेल लेने, आप टेबल रगड़ दो सीधा, नहीं हो पाएगा। जिसको लॉजिक आता है वो टेबल बना सकता है, जिसको टेबल आता है वो लॉजिक नहीं बना सकता। तो टेबल रट के जाने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में अगर आपके फेवर में क्वेश्चन आया, 90% केस में टेबल वाला क्वेश्चन आता है, सीधा टेबल बनाओ, आंसर निकालो। लेकिन देयर आर 10% इंस्टेंसेस जहां पर आपको लॉजिक भी आना चाहिए, सो दैट यू कैन ब्रेक डाउन द क्वेश्चन। नहीं तो क्वेश्चन ऐसा ऐसा लैंग्वेज लिख के देगा, ऐसा ऐसा खतरनाक वर्डिंग्स यूज करेगा, यू आर नॉट इवन एबल टू ब्रेक डाउन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। तो आप फिर कैसे सॉल्व करोगे उसको? क्या ये बात सबको समझ में आती है? फटाफट से बताओ। यस। तो बच्चों अब मैं आता हूं टेबल में, टेबल में बच्चों मटेरियल के अंदर ना 4 कॉलम बनता है, M1 M2 M3 और M4। बस ये नाम है, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं नीचे उसको दिखाने के लिए, है ना, जस्ट एन एब्रीविएशन, सो दैट वी आर गोइंग टू शो द वेरिएंसेस बिलो। बच्चों टेबल के अंदर गेम बड़ा सिंपल सा है, यू हैव टू स्टार्ट विद स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करो और कॉलम नंबर 1 में लिख दो। धीरे धीरे आपको स्टैंडर्ड को एक्चुअल की तरफ आगे बढ़ाना है। तो अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दो, और रेट को अभी भी स्टैंडर्ड ही रहने दो। फिर रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दो, रेट अभी भी स्टैंडर्ड रहने दो। अब एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी रहने दो, और रेट को अब चेंज करके एक्चुअल रेट कर दो, एंड दैट्स इट। तो आपको याद होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी को RAQ बना दो, RAQ इंटू स्टैंडर्ड रेट, फिर RAQ को AQ बना दो, AQ इंटू स्टैंडर्ड रेट, और फिर AQ इंटू एक्चुअल रेट। तो इससे आपके टेबल का कॉलम बन जाता है बच्चों, और आपके फॉर्मूला के सारे यूज केसेस भी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस M1 माइनस M4 है। कैसे आया? फॉर्मूले से आया। क्या है फॉर्मूला? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। आ गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओके, आगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो M1 माइनस M3 लिखा हुआ है, ये देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और देख लो दोनों स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाइड है, दोनों स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाइड है। वैसे ही बच्चों प्राइस वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो M3 माइनस M4, ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और दोनों एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड है, दोनों के दोनों एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड है। ओके, फिर मिक्स वेरिएंस में क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से माइनस करते हैं। तो M2 माइनस M3, ध्यान से देखो, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, दोनों में है। ओके, और फिर बच्चों यील्ड वेरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी से माइनस करते हैं, ताकि ये पता चल सके इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है, और उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो टेबल वाले फॉर्म से अगर आप क्वेश्चन करके आते हो, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड द आंसर, और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगती है ये वाली, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन टेबल से इस तरीके से निकाला गया है। ये जो क्वेश्चन अभी मैं कराया तुम्हारे बुक में भी है, जो तुम बुक लिए हो, परचेस की हो तुमने जो बुक, उस पे भी है ये, तो वहां पर तुम देख सकते हो एग्जाम के एक दिन पहले। ये क्वेश्चन अच्छा तुमको रिवीजन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। चलो।
चलो ये क्वेश्चन सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से इसके बाद से यहां ऊपर है। चलो इसको सॉल्व करो। ओके चलो बच्चों देखो, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी शोज द फॉलोइंग स्टैंडर्ड। तो बच्चों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी शोज द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। ओके, स्टैंडर्ड मिक्स में बच्चों 100 kg है, स्टैंडर्ड मिक्स में, इनपुट मिक्स में 100 kg है, और स्टैंडर्ड आउटपुट है 90 किलो का। तो मतलब समझ रहे हो, 100 किलो तुम मटेरियल डालते हो, 90 किलो बाहर निकलता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि आप 100 किलो मटेरियल डालते हो, 90 किलो मटेरियल बाहर निकलता है। कहाँ है 100 किलो मटेरियल? ये रहा, 40, 10 और 50, तीनों को मिला के 100। तो 40 किलो ए, 10 किलो बी और 50 किलो सी आप इनपुट करते हो, तो 90 किलो का आउटपुट बाहर निकलता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। ओके, एक्चुअल रिजल्ट है बच्चों, ये देखो, ए मटेरियल इतना लगा, बी इतना लगा, सी इतना लगा, ये रेट दिया हुआ है। एक्चुअल आउटपुट ऑफ द फिनिश गुड्स बच्चों 4,18,500 किलो है। तो बच्चों एक्चुअल आउटपुट कितना है? एक्चुअल आउटपुट कितना है? 4,18,500 किलो। तो हमको निकालना है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, हमको निकालना है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, सो दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके भैया, तो ये कैसे निकलेगा, जरा इधर देखो, फटाफट से बताओ। सारे बच्चे इधर देखो, फटाफट से बताओ। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ध्यान से देखो, रॉ मटेरियल ए हम 40 किलो इनपुट करते हैं फॉर 90 kg आउटपुट, रॉ मटेरियल बी हम 10 किलो फॉर 90 kg, और रॉ मटेरियल सी 50 किलो फॉर 90 kg आउटपुट। सो बच्चों 40 डिवाइड बाय 90 इंटू हमको कितने के लिए चाहिए? हमको 4,18,500 किलो आउटपुट के लिए चाहिए है। तो 40 किलो है फॉर 90 kg, सो व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर 4,18,500। तो ऐसे करके हम निकालेंगे, ए का इतना स्टैंडर्ड लगेगा, बी का स्टैंडर्ड इतना लगेगा, और सी का स्टैंडर्ड इतना लगेगा। तो ये आ गया तुम्हारा स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसके बाद बच्चों तुमको M1, M2, M3, M4 बना देना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करो, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करो, एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करो। एक्चुअल क्वांटिटी को बच्चों RAQ बनाओ। कैसे बनाओगे? जो तुम्हारा इसका टोटल है, इसका टोटल है तीनों का 4,62,500 है, उसको बांटो इस रेशियो में 4:1:5। किस रेशियो में? स्टैंडर्ड के रेशियो में 4:1:5 में बांटो। तो ये तुम्हारा RAQ आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड रेट से, तो यू विल गेट M1, M2, M3, M4। और फिर उसके बाद बच्चों कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको वेरिएंसेस निकालने हैं, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस। सुपर डुपर इजी। ओके, हाँ हाँ कृष्णा, अभी अपलोड हो जाएगा क्लास के बाद। क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों? फटाफट से एक बार बता दो, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? बोलो। इजी। और बच्चों ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, 7 मार्क्स में, तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, मॉड्यूल के अंदर है ये क्वेश्चन आपके, और आराम से 7 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है भैया, चलो बताओ, ये टाइम पास क्वेश्चन अभी अभी हम लोग करके आ रहे हैं। 1 यूनिट के लिए इतना इतना है, 10 यूनिट्स हमने बनाई है जिसमें इतना इतना लगा। फटाफट से बताओ, क्या ये तुम्हारे रिवीजन नोट्स के अंदर भी है सेम क्वेश्चन? बोलो, फटाफट से बताओ। टाइम बहुत कम देते हैं करने। बेटा अभी आपको सारी चीजें रफली सॉल्व करनी है, अभी हमको प्रेजेंटेशन फोकस नहीं करना है। यू शुड गेट द आंसर विद इन 5 मिनट्स, बिकॉज इन एग्जाम यू विल गेट मैक्सिमम 10 मिनट्स।
विद प्रेजेंटेशन। समझ रहे हो? तो तुमको अपनी स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा एग्जाम में। यू हैव रेस्ट्रिक्टेड आवर्स 3 आवर्स, यू हैव टू सॉल्व 100 मार्क्स क्वेश्चंस। हाँ, एमसीक्यू में आपको थोड़ा लीवरेज मिलेगा, ये बात मैं मानता हूँ कि भैया हम एमसीक्यू अपना समय बचाएंगे और उसको हम अपने बड़े क्वेश्चन में लगाएंगे, पर कौन सा एक बड़ा क्वेश्चन तुमको फंसा दे ये तो गॉड नोस। अकाउंट्स कर रहे हो, बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, अटक जाओगे वहां पर, छोड़ते ही नहीं हो तुम लोग। तुमको मैं समझा के भेजता हूँ कि बच्चों अगर 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया और आंसर नहीं आ रहा है, कहीं अटक गए हो, तो अभी के लिए उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। पर तुम लोग इमोशनली अटैच हो जाते हो ना क्वेश्चन से कि नहीं बैलेंस शीट तो मैं मैच करा के रहूंगा चाहे गलत ही क्यों ना हो। ये गंदी आदत है तुम्हारी। तो एग्जाम में बच्चों अगर कोई क्वेश्चन का आंसर ना भी आ रहा हो ना, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, बाद में आना। लर्न टू मूव ऑन। ओके, ये क्वेश्चन में इसलिए दिखाया बच्चों, देख लो दिसंबर 23 सिलेबस 22 में क्वेश्चन आया है। तुम्हारी रिवीजन शीट के अंदर मैंने ये क्वेश्चन कब से डाल के रखा है? 4 साल पहले से, 3-4 साल पहले से ये क्वेश्चन मैं रिवीजन में बच्चों को करवा रहा हूं। तुम जाके देखो, 3-4 साल पुराना रिवीजन तुम जाके देखो। रिवीजन के टाइम पे मैं यही एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे रिवीजन नोट्स के अंदर बच्चों वही क्वेश्चन है। मेरे जो मैंने बुक लॉन्च की है, मैं जब सीए नहीं बना था तब बना लिया था मैं वाली बुक, और न्यू सिलेबस जैसे ही तुम्हारा वो हुआ था लॉन्च, तो मैंने यही वाला बच्चों क्वेश्चन पिक करके डाला था। ऐसा ही क्वेश्चन, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, नॉट एग्जैक्टली सेम, अमाउंट अलग है बस, रिवीजन के लिए। और यही क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे इस अटेम्प्ट में आ गया था। कौन से अटेम्प्ट में? दिसंबर 23 सिलेबस 22 में। ठीक है, विथ रेफरेंस टू जून 19 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये मैंने आपको बता दिया एक बात। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन कर लो सॉल्व, ये क्वेश्चन कर लो सॉल्व। बच्चों एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को आपसे, क्या भैया? ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग, वेरिएंसेस निकालना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने आप मेरे को पता चल जाएगा तुम लोग को कॉन्सेप्ट वाला क्लियर है कि नहीं। भैया एक बार मेरा मैसेज देख लो। क्या मैसेज अंजलि? भैया एक बात पूछना था, हम जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी शॉर्ट में एसक्यू लिखते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख सकते हैं? हाँ, शॉर्ट में आप लिख सकते हो, बस ऑन अ सेफर साइड नीचे एब्रीविएशंस लिख देना ना, कि एक बार बस लिख देना नीचे एब्रीविएशन। एसक्यू का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, एसआर का मतलब स्टैंडर्ड रेट है, एआर का मतलब एक्चुअल रेट है, एक्यू का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी है, बस एब्रीविएशंस लिख देना। बाकी यू कैन यूज शॉर्ट फॉर्म इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, चलो बच्चों इधर देखो, एक फैक्ट्री है गॉक्सिन लिमिटेड की, जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रही है, केमिकल बना रही है जिसमें 3 इंग्रेडिएंट लगते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बच्चों 50% ए का डालना होता है हमको उस कॉम्बिनेशन के अंदर, 30% बी डालना होता है, 20% सी डालना होता है। बच्चों इस प्रोसेस में 5% का स्टैंडर्ड लॉस है, नॉर्मल लॉस है, द प्रोसेस लॉस इज 5%। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम 100 किलो इनपुट डालोगे जिसमें 50 ए होगा, 30 बी होगा, 20 सी होगा, तो 5% के लॉस के बाद आउटपुट 95 का होगा। यस और नो? सारे बच्चे एक बार फटाफट से बता दो, यस और नो। अगर तुम 100 किलो केमिकल डालोगे, 50% जिसमें ए है, 30% बी है, 20% सी है, तो 5% के लॉस के बाद 95 बाहर निकलेगा। तो 95 इज बेसिकली योर स्टैंडर्ड आउटपुट। ओके बच्चों, आपसे क्वेश्चन मैनेजमेंट आपको ये इंफॉर्मेशन दी है, इतना इतना एक्चुअल क्वांटिटी लगा है, ये इसकी कॉस्ट इस बार डायरेक्टली दी हुई है, एक्चुअल रेट नहीं, एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है आपको डायरेक्टली। ओके, आउटपुट देखो 10,200 है बच्चों। तो अब हमको ये बताना है 10,200 किलो बनाने के लिए स्टैंडर्ड कितना लगेगा। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से मेरी एक बार बात सुनो। मान लो
कि मैं 100 किलो इनपुट डाल रहा हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन परसेंटेज में दिया हुआ है, तो यू हैव टू एज्यूम समथिंग, राइट। तो मान लो कि मैं 100 किलो इनपुट डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं, 100 किलो इनपुट, जिसके अंदर 50 किलो ए है, 30 किलो बी है, 20 किलो सी है तुम्हारा, ओके। और बच्चों इन इनपुट्स को डालने से 95 किलो का आउटपुट बाहर निकल रहा है। 50 किलो ए, 30 किलो बी, 20 किलो सी डालने से 95 किलो का आउटपुट बाहर निकल रहा है। तो 10,200 के लिए कितना, तो आप इसको निकालोगे ऐसे, 50 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 10,200 फॉर ए, फॉर बी 30 डिवाइड बाय 95 इंटू 10,200 फॉर सी, 20 डिवाइड बाय 95 इंटू 10,200। कुछ इस प्रकार से आप इसका आंसर निकालोगे, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस। तो अब अगर मैं आपको इसका आंसर एक बार चेक कराना चाहूं तो बच्चों चेक कर लो, क्या यही तुम्हारा आंसर आया है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस का चेक करो और बताओ, यही आंसर? बोलो। ये नहीं निकला है तो बस ये चेक कर लो, ये सही होगा तो निकल ही जाना है, ये अगर सही निकाल लिए होगे तो निकल ही जाना है, ओके। ओके। अब बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा था, एक क्वेश्चन होता है, अब वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा वैसे क्वेश्चन बैंक में, जिसमें आप देखोगे स्टैंडर्ड लॉस भी दिया होता है क्वेश्चन में, ओके, ठीक है, और एक्चुअल लॉस भी दिया होता है क्वेश्चन में। देखा है तुमने वाला क्वेश्चन? फटाफट से बताओ। उस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड लॉस भी दिया रहता है बच्चों प्रोसेस का, और एक्चुअल लॉस भी दिया रहता है। कहाँ है वो क्वेश्चन? दिख नहीं रहा है। हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये रहा एक्चुअल डेटा बच्चों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मॉड्यूल के अंदर है, बाकी तो एमटीपी में आया है, पर मॉड्यूल के अंदर है, 7 मार्क्स में आ भी सकता है। भाई बात हमको ये देखनी होती है क्या आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है 7 मार्क्स में। ध्यान से देखो बच्चों, स्टैंडर्ड डेटा है, नॉर्मल लॉस दिया रहता है इस क्वेश्चन में, ये हटाओ, एक्चुअल लॉस भी दिया रहता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या कंफ्यूज होते हैं, क्या करना है? तो ध्यान से देखो क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में स्पेशल पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से देखो क्या करना है। तुम्हारा ये एक्चुअल इनपुट है, ए और बी मटेरियल का एक्चुअल इनपुट है जो हम लोग क्वेश्चन में यूज करते हैं, ठीक है। टोटल इनपुट दिया है, एक्चुअल लॉस दिया है बच्चों, एक्चुअल लॉस माइनस करने के बाद, बोलने का मतलब ये है 810 किलो इनपुट आपने डाला, 50 केजी के लॉस के बाद 760 का आपका आउटपुट बाहर निकला है। बोलो यस और नो, फटाफट से बताओ, यस और नो, सारे बच्चे बताओ। ये हमने इनपुट डाला 450 प्लस 360, 810 किलो, 50 किलो का एक्चुअल लॉस हो गया, 50 किलो का एक्चुअल लॉस हो गया, आउटपुट निकला 760 केजी। अब ध्यान से सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, स्टैंडर्ड में आ जाओ बच्चों। स्टैंडर्ड में भी हमने 810 किलो डाला था, 90 किलो लॉस हो गया, 720 किलो आउटपुट बाहर निकला। कितना बाहर निकला? 720 किलो, 720 किलो आउटपुट बाहर निकला। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ध्यान से सुन लो मेरी बात, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो व्हाट यू हैव टू टेक टू फाइंड आउट द आंसर, यहां पर देखो, ये मैंने क्लास में भी अलग से हाईलाइट करके बताया होगा, इसलिए देखो ऑलरेडी एरो बना हुआ है। कैसे करोगे? 2400 2400 आवर्स अगर आपको लग रहे हैं 720 किलो बनाने के लिए, 2400 आवर्स अगर आपको लग रहे हैं 2400 आवर्स, या फिर वो रॉ मटेरियल बोल लो 450 किलो रॉ मटेरियल, इधर देखो 450 किलोमीटर 450 किलो रॉ मटेरियल ए, 450 किलो रॉ मटेरियल ए और 360 किलो रॉ मटेरियल बी लग रहा है इतना आउटपुट बनाने के लिए, इतना आउटपुट बनाने के लिए, तो इतने के लिए कितना, इतने के लिए कितना, दिस इज योर आउटपुट बच्चों। ये आपको जो क्वेश्चन मिल गया ये क्या है? ये आपका एक्चुअल आउटपुट है। क्या है? एक्चुअल आउटपुट। तो ये निकालने के लिए कितना, तो भैया सिंपल शब्दों में मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक्चुअल लॉस का कोई काम नहीं होता, आउटपुट देखना है आपको बच्चों। एक्चुअल लॉस के बाद, एक्चुअल लॉस माइनस करने के बाद जो आपका आउटपुट बाहर निकल रहा है ना, आउटपुट, वो आपको देखना है कि एक्चुअल आउटपुट कितना है। तो एक्चुअल आउटपुट 760 है, एक्चुअल आउटपुट 760 है, तो आपको निकालना है, अगर 450 किलो लग रहा है, ये देखो ऐसे, अगर 450 किलो लग रहा है 720 के लिए, तो 760 के लिए कितना,
समझ गए मेरी बात? फटाफट से बताओ, समझ गए मेरी बात? अगर 450 लग रहा है 720 के लिए, मैं लॉस माइनस करने के बाद कौन सा लॉस? स्टैंडर्ड लॉस, जो स्टैंडर्ड में आपको लॉस दिया हुआ है वाला लॉस माइनस करने के बाद जो आउटपुट दिया रहता है उसी को लेते हैं ना हम बेसिस में। अभी हमने 95 लिया, लॉस माइनस करने के बाद लिया ना। उसके पहले वाले क्वेश्चन में 90 लिया था, लॉस माइनस करने के बाद लिया था ना स्टैंडर्ड लॉस। तो यहां पर भी स्टैंडर्ड लॉस को माइनस करने के बाद 720 आ रहा है ना, यही तुम्हारा बेसिस होगा। तो इफ you require 450 kg for 720, then what is going to be for 760 actual output? क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ, yes और no? तो बस इस एक बात का ध्यान रखना, ये मेरे को आपको बताना था। ठीक है भैया, ओके। ओके चलो बच्चों, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू लेबर वेरिएंसेस, एक बार ये भी क्वेश्चन कर लो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी बच्चों को कॉम्प्लिकेट लग जाता है। तो एक बार ये क्वेश्चन भी कर ही लो, प्रैक्टिस। ओके बच्चों, डन। चलो अब ये क्वेश्चन बच्चों एक बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता इंस्टीट्यूट से कि वो 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, बट मतलब वही इंस्टीट्यूट का जब फ्री में मार्क्स बांटने का मन होता है तो वो बांटते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती है। तो इसलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है सारा डेटा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया है, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ है, एक्चुअल रेट दिया हुआ है। आप ध्यान से देखोगे अगर तो बस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से आप मल्टीप्लाई करो, एक्चुअल क्वांटिटी को आप एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करो, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करो, और बच्चों एक्चुअल क्वांटिटी जो आपको दी हुई है इसको स्टैंडर्ड रेशियो में 2:4:4 में बांट दो और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई आउटपुट नहीं दिया हुआ है। क्या ये बात समझ में आई सबको? इस क्वेश्चन में कोई आउटपुट वगैरह नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया है क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, डायरेक्ट दिया एक्चुअल क्वांटिटी, डायरेक्ट दिया स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट, और बस आपको मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है, बात खत्म। सो बच्चों इस टाइप का भी बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन भी है तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन अगेन कोई काम का नहीं है। चलो अब आ जाते हैं बच्चों, ये बताओ मटेरियल वेरिएंसेस में आ गया वापस कॉन्फिडेंस? भैया हम गलत कर दिए, लो यही मैं बोल रहा था कि ऐसा फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन आता है तो जो बच्चे टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं वो ऐसे बेसिक क्वेश्चन में गड़बड़ी कर देते हैं। यही बात तो मैं बोल रहा था कि जब ऐसा बेसिक एकदम सुपर बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, सब चीज डायरेक्ट दिए, मल्टीप्लाई करो आंसर निकालो, तो बच्चे इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। 100 से डिवाइड करके 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या था? हाँ मैं समझ गया, ऐसे किए तुमने, इसका टोटल 100 है, इसका टोटल 60 है, तो इसको 100 से डिवाइड करके 60 से मल्टीप्लाई कर दी। पर ऐसा नहीं करना था बेटा, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करना था, ये डायरेक्टली गिवन है। ओके अब समझ में आ गया होगा गलती कहाँ पर हुई। अच्छा हुआ सॉल्व करा दिया मैं क्वेश्चन, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, नहीं तो तुम ऐसे ही रायता फैला देते एग्जाम में। भैया आप हो ना तो हम रायता कैसे फैला सकते हैं, ये भी सही है। चलो बच्चों आ जाओ लेबर वेरिएंसेस में। लेबर वेरिएंसेस में हम सारी सेम टू सेम चीज़ें करने वाले हैं, बोले तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करने वाले हैं, एक्सेप्ट लेबर का आइडियल टाइम। एक चीज़ बच्चों एक्स्ट्रा आती है, इसके अंदर आपको टोटल 5 नहीं 6 वेरिएंसेस निकालने हैं, वो भी हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस में होगा। आइडियल टाइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आइडियल टाइम बच्चों सबसे बड़ी बात, लेबर के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर। क्या होता है, लेबर 8 घंटा ऑफिस आ रहा है तो हम उसको 8 घंटे की पेमेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल आवर्स पेड फॉर। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, AHP। तो अगर वो 8 घंटे आ रहा है काम करने के लिए, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल आवर्स पेड फॉर। लेकिन बच्चों उसमें से 1 घंटा उसका लंच टाइम होता है, 1 घंटा वो रिलैक्सेशन टाइम होता है, तो वो जो काम कर रहा है वो सिर्फ 7 घंटे कर रहा है। तो अगर आप उस तरीके से कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 7 घंटे का ही आउटपुट वो निकालता है। कितने घंटे का आउटपुट निकालता है? 7 आवर्स वो काम कर रहा है तो 7 घंटे का ही आउटपुट निकाल पाएगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि 7 घंटे काम करके वो 8 घंटे का आउटपुट दे दे हमको ना। वो 7 घंटे, अभी मैंने जो तुमको पढ़ाई वाला एग्जाम्पल दिया था
उससे रिलेट करके देखो कि अगर एक बंदा 7 घंटे काम कर रहा है तो 7 घंटे का आउटपुट दे पाएगा तुमको। तो द पॉइंट इज बच्चों, उस 7 आवर्स को बोलते हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर। क्या बोलते हैं? वर्कड फॉर। तो वो हमारे ऑफिस आया 8 घंटे बैठा था, तो हमने उसको पेमेंट 8 घंटे की है, लेकिन बच्चों काम वो सिर्फ 7 घंटे किया है। तो एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर का मतलब ये होता है। ओके भैया, तो अब उस हिसाब से हम सबसे पहले निकालते हैं डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट वेरिएंस। उसमें हम लेते हैं स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, जितना का हमने पेमेंट किया है, जितना का हमने पेमेंट किया है, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर इनटू एक्चुअल रेट। सिंपल सी बात है। ओके बच्चों, आप निकालो रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस निकालोगे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ओके, इनटू एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, जितनी आपको पेमेंट करनी पड़ी उसी पे तो रेट का वेरिएंस आपको हिट करेगा ना, तो एक्चुअल आवर्स पेड फॉर। ठीक है, अब बच्चों याद रखो, जब आप एफिशिएंसी की बात करोगे तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बात करो। जब तुम एफिशिएंसी की बात करते हो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। 8 घंटे वो ऑफिस आया था, उससे मैं उसकी एफिशिएंसी कंपेयर करूं, या वो एक्चुअली सिर्फ 7 घंटे काम किया है, तो 7 घंटे से एफिशिएंसी कंपेयर होनी चाहिए। बताओ एफिशिएंसी किससे कंपेयर होनी चाहिए? बताओ, बोलो बेटा। चैप्टर वाइज नहीं मिल सकता बेटा, मानामी, चैप्टर वाइज बेटा क्लासेस अवेलेबल नहीं है। 7 घंटे से कंपेयर करो भैया, एब्सोल्युटली करेक्ट। तुम्हारे दिमाग में वो एग्जांपल फिट बैठ चुका है जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर तुम सिर्फ 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे में जितना आउटपुट निकलना चाहिए मैं उससे कंपैरिजन करूंगा, तब जाके सही कंपैरिजन होगा, लॉजिकल होगा। लेमैन वाली बातें हम नहीं करते, कॉस्ट अकाउंटेंट है हम लोग। तो बच्चों 7 घंटे से मेरे को कंपेयर करना चाहिए इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ एनी पर्सन, द एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर। तो बच्चों देखो ध्यान से, मैंने स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन को एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर से माइनस किया है टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी, टू फाइंड आउट एफिशिएंसी, और वही स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई, जैसा हम मटेरियल में करते हैं सेम। इसके अंदर भी बच्चों दो चीजें बाहर निकलेगी, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस। मिक्स मतलब कितने लेबर होने चाहिए थे, अब यहां पर भैया मिक्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बच्चों याद रखना, मिक्स और यील्ड का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब एक से ज्यादा लेबर हो, एक से ज्यादा मटेरियल हो। तो जैसे मान लो दो कैटेगरी के मेरे को लेबर्स चाहिए थे, दो कैटेगरी के मेरे को लेबर्स चाहिए थे, ठीक है। अब वो दो कैटेगरी के लेबर कौन थे? एक मेरे को चाहिए था स्किल्ड, दो चाहिए थे सेमी स्किल्ड। एक स्किल्ड लेबर चाहिए था मेरे को, दो सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए था। मैंने क्या किया, मैंने दो स्किल्ड लेबर लगा दिए, एक सेमी स्किल्ड लेबर लगा दिया। इससे क्या हुआ, मैं ना अपना प्रोडक्टिविटी लॉस कर रहा हूं भाई। जहां एक ही स्किल्ड लेबर की जरूरत है वहां मैंने दो दो लगा दिए, और जहां दो सेमी स्किल्ड लेबर की जरूरत है वहां मैंने एक सेमी स्किल्ड लगाया है। तो ये होता है मिक्सिंग में गलती, ये होता है बच्चों मिक्सिंग में गलती। तो क्या ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली पॉसिबल है। बस एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर से स्टार्ट हुआ है ना ये, तो अब इसके अंदर जितनी भी बातें हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर से ही होंगी। तो RAHW निकालो, रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर निकालो, और उसको एक्चुअल आर वर्कड फॉर से कंपेयर करोगे तो वही RAQ माइनस AQ था, वैसे ही RAHW माइनस AHW करो, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई, यू विल गेट मिक्स। यील्ड में क्या होगा बच्चों, जितने लेबर चाहिए थे और कितने लेबर हमने एक्चुअली लगाए, यानी कि इनपुट आउटपुट रेशियो वाली बातें हैं कि इतना आउटपुट के लिए कितना लेबर मेरे को लगाना चाहिए था और मैंने एक्चुअली कितना लेबर लगाया काम करने के लिए। तो वही स्टैंडर्ड आवर्स कितने घंटे लगाने चाहिए थे माइनस रिवाइज एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर, क्योंकि सही रेशियो में चाहिए ताकि रेशियो का इंपैक्ट ना है। सेम वही मटेरियल वाली बातें ही कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रेट। तो बच्चों मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। टोटल जो लेबर का कॉस्ट वेरिएंस निकालोगे एक्चुअल आवर्स पेड फॉर से निकालोगे, प्राइस वेरिएंस पेड फॉर से निकालोगे, एफिशिएंसी वेरिएंस वर्कड फॉर से निकालोगे, सब एफिशिएंसी वेरिएंस वर्कड फॉर से निकालोगे। सब एफिशिएंसी मतलब तुम्हारा यही ना, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस, ओके। सब एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर से निकलेगा, ओके भैया। अब आया बीच में एक नया फंडा, आइडियल टाइम। अब एक बार ध्यान से सोच के देखो, क्या यहां तो हमने पेड फॉर लिया है, हाँ भैया यहां तो हमने पेड फॉर लिया है, और इसके दो बच्चे, इसके दो बच्चे, सोच के देखो इसके दो बच्चे, यहां पर भी पेड फॉर ले लिया, बहुत बढ़िया बात है। ओ लेकिन यहां पर वर्कड फॉर ले लिया बच्चों, डिफरेंस आ गया। क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। यहां पर अगर मैंने मान लो पेड फॉर 10 घंटे लिए थे, 8 घंटा था ना, मैं 8 घंटे लिए थे, यहां मैंने पेड फॉर 8 घंटा ले लिया, यहां मैंने वर्कड फॉर 7 घंटा ले लिया। 1 घंटे का डिफरेंस आ गया ना, 1 घंटे का डिफरेंस आया कि नहीं आया बताओ, सारे बच्चे बताओ।
1 घंटे का डिफरेंस आया कि नहीं आया? ऊपर मैंने एक्चुअल आवर्स पेड फॉर लिया था, उसके मैंने 2 ब्रांचेस निकाली, प्राइस वेरिएंस यूसेज, प्राइस वेरिएंस एफिशिएंसी वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एफिशिएंसी वेरिएंस। एक तरफ मैं 8 ले रहा हूं, एक तरफ मैं 7 ले रहा हूं, 1 घंटे का डिफरेंस है। क्या है ये? आइडियल टाइम। क्या है ये? आइडियल टाइम। ओके, तो बीच में देखो एक नया वेरिएंस आपको देखने को मिल रहा है जो मटेरियल में नहीं था, आइडियल टाइम। इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर माइनस एक्चुअल आवर्स पेड फॉर। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एडवर्स आएगा, क्योंकि आइडियल टाइम किसी भी कंपनी के लिए एडवर्स ही है। अगर लेबर फैक्ट्री में आके बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा है, तो वो एडवर्स ही माना जाएगा। मैं एथिक्स की बात नहीं कर रहा हूं कि भैया उसको खाना भी खाने नहीं दोगे क्या आप? मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं। मैं एथिक्स की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि अगर किसी कंपनी में कोई लेबर खाली बैठा है तो उसको हम आइडल टाइम ही बोलते हैं। जरूरी नहीं वो खाना खाने के वजह से ही खाली बैठा हो। ठीक है, खाना खाने की वजह से खाली बैठा है, उसको मैं नॉर्मल आइडल टाइम बोलता हूं। क्या बोलता हूं? नॉर्मल आइडल टाइम। उसको मैं फैक्ट्री ओवरहेड से रिकवर कर लेता हूं, मेरे को उसकी टेंशन भी नहीं, कस्टमर से ले लेता हूं उसको। अगर एबनॉर्मल आइडल टाइम हुआ तो आइडल टाइम की ट्रैकिंग रखना जरूरी है। बच्चों, हम आइडल टाइम का भी बजट बनाते हैं साल के शुरुआत में कि हमारा इस साल इतना आइडल टाइम होना चाहिए, खाना पीना सोना वोना सब मिला के। ठीक है, और अगर वो बजट से एक्सीड कर जाए तो हम देखते हैं कि वेयर इज द एबनॉर्मल आइडल टाइम। समझ रहे हो? तो वो बात है। तो याद रखो एक्चुअल आवर्स पेड फॉर तो हमेशा एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर से ज्यादा होता है। ज्यादा होता है ना। एक्चुअल आवर्स पेड फॉर 8 घंटा, एक्चुअल आवर वर्क फॉर 7 घंटा, तो हमेशा ज्यादा होता है। तो बच्चों इसीलिए एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर को पहले लिखते हैं और पेड फॉर को बाद में लिखते हैं, ताकि इसका आंसर नेगेटिव आए, जिसको मैं एडवर्स बोल सकूं, जिसको मैं क्या बोल सकूं? एडवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ओके भैया, अगर मशीन काम होगी तो वो तो फैक्ट्री की गलती है ना? नहीं, देखो अगर कंपनी की गलती बोलेंगे हम, उसको फैक्ट्री की तो बोलेंगे नहीं। अगर मशीन ब्रेक डाउन हो गया, मशीन की कमी है, लेबर खाली बैठा है, उसको तुम काम अलॉट नहीं कर रहे हो, सब अब नॉर्मल आइडल टाइम है। लेबर खाना खाने बैठा है, नॉर्मल आइडल टाइम। समझ रहे हो ना डिफरेंस? ओके, तभी मैंने लेबर चैप्टर में देखना आइडल टाइम के बाजू में ना एक लेबर को ऐसे खाना खाते हुए दिखाया है, बिकॉज आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट नॉर्मल आइडियल टाइम। तो बच्चों, क्या तुमको सारा फॉर्मूला याद आ गया? यस। अब इसको तुम टेबल से भी सॉल्व कर सकते हो। इस टेबल में तुमको 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे अगर आइडियल टाइम है तो। अगर आइडियल टाइम नहीं है बच्चों, अगर आइडियल टाइम नहीं है तो L3 और L4 दोनों बराबर आता है। क्योंकि अगर आइडियल टाइम नहीं, कॉमन सेंस लगाओ। मेरे को एक बात बताओ, 8 घंटे तुम्हारा पेड फॉर है, इसमें से अगर तुम 1 घंटा आइडियल टाइम माइनस कर दो तो क्या आता है? एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर आता है 7 घंटा। तो ध्यान से देखो, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर में अगर आप आइडियल टाइम माइनस कर दो, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर में अगर तुम आइडियल टाइम माइनस कर दो तो एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर आता है। क्या आता है? वर्कड फॉर आता है। अब सोचो ना, अगर किसी क्वेश्चन में ये है ही नहीं, अगर किसी क्वेश्चन में ये है नहीं तो एक्चुअल आवर्स पेड फॉर वर्कड फॉर के बराबर है ना। यस। तो बच्चों इसीलिए L3 और L4 बराबर आ जाता है। तो याद रखना, अगर तुम कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने जा रहे हो जिसमें आइडियल टाइम नहीं है तो वहां तुम्हारा L3/L4 करके काम हो जाएगा। L3/L4 दोनों एक साथ बना देना, क्योंकि दोनों सेम ही आने वाला है। ओके यस। अब बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले वही स्टैंडर्ड से हम स्टार्ट करेंगे, स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट, फिर RASW स्टैंडर्ड कर देंगे। अब यहाँ पर ये वाला ब्रेकडाउन समझो, पहले AHW लोगे, क्योंकि याद रखना हमारी ट्रिक कुछ ऐसी है बच्चों कि हमेशा सामने वाला पीछे वाले से माइनस होता हुआ दिख रहा होता है फॉर्मूले में। अब ध्यान से देखो, हम लोग ने ट्रिक बनाई ही ऐसी है कि हमेशा सामने वाला आइटम पीछे वाला आइटम से माइनस हो रहा होगा। इधर देखो, M1 M4 से माइनस हो रहा है, सामने वाला पीछे वाले से। M1 M3 से माइनस हो रहा है, M3 M4 से माइनस हो रहा है, M2 M3 से माइनस हो रहा है और M1 M2 से माइनस हो रहा है। और ये ट्रिक बच्चों स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। क्यों? क्योंकि इसी से आपका आंसर फेवरेबल या एडवर्स आने वाला है, या तो फेवरेबल आने वाला है तो एडवर्स आने वाला है। तो इसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि हमेशा हमारे टेबल के अकॉर्डिंग सामने वाला पीछे वाले से ही माइनस हो रहा होगा, सो दैट वी विल गेट करेक्ट एडवर्स और फेवरेबल आंसर्स। ओके, तो सेम चीज लेबर में भी है बच्चों, स्ट्रिक्टली आपको इस चीज को फॉलो करना है। तो पहले आप AHW लोगे, ठीक है। AHW क्यों ले रहे हो? याद रखना, क्योंकि तुमको यहाँ RAHW निकालना है, तो ये दोनों आजू बाजू में होने चाहिए। ऐसे याद रखो, ये दोनों आजू बाजू में होने चाहिए, तो AHW को तुमको यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर AHP लोगे इंटू स्टैंडर्ड रेट, फिर AHP इंटू एक्चुअल रेट, बात खत्म।
अब उसके बाद कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, तो स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर पेड फॉर इंटू एक्चुअल रेट, L1 माइनस L5। एफिशिएंसी निकालना है, तो L1 माइनस L3 है बच्चों। एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट, सॉरी स्टैंडर्ड रेट बोला क्या, स्टैंडर्ड आर बच्चों, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर वर्कड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट। फिर उसके बाद आइडल टाइम निकालना है बच्चों, L3 माइनस L4, एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर माइनस एक्चुअल आर पेड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट। हमेशा एडवर्स आएगा क्योंकि हमने फॉर्मूला ही ऐसा बनाया है। ओके, रेट वेरिएंस बच्चों L4 माइनस L5, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर से लेना है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है, दोनों में एक्चुअल आवर्स पेड फॉर मल्टीप्लाइड है। मिक्स वेरिएंस में बच्चों L2 माइनस L3, RASW माइनस ASW, और यील्ड वेरिएंस में SH माइनस RASW, ठीक है, L1 माइनस L2। तो इस हिसाब से आप लेबर वेरिएंस निकाल सकते हो बच्चों। अगेन ध्यान से सुनो, मैंने आपको इसका भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है ताकि जब तुम रिवीजन कर रहे हो तो उस टाइम पे तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करो टेबल बना के जिसमें आइडियल टाइम भी है, सो डैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बट एज ऑफ नाउ आई एम गिविंग यू अदर क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन टू सॉल्व। चलो पहले ये बेसिक सा क्वेश्चन कर लो एक सॉल्व। ओके बच्चों चलो देखो इधर, the details regarding the composition and weekly wage rate of labor forces engaged in a job scheduled to be completed in 30 weeks are as follows। ठीक है, तो एक जॉब में एंगेज है, समय 30 हफ्ते का लगेगा इस जॉब को कंप्लीट करने में, और वर्कर्स का बच्चों आपको नीचे दिया हुआ है, देखो स्किल्ड वर्कर है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड वर्कर है। नंबर ऑफ वर्कर बच्चों 75, 45 और 60 वर्कर काम करने में लगे हैं एज पर स्टैंडर्ड, और उनकी वीकली रेज दी है, एक्चुअल भी दिया हुआ है, और बोल रहा है वर्क एक्चुअली कंप्लीट हो गया 32 वीक्स में। तो बच्चों एक्चुअली काम कितने में कंप्लीट हो गया है? 32 वीक्स में। स्टैंडर्ड क्या बोल रहा था? 30 वीक्स में। ये क्वेश्चन कराने का रीजन ये है, गारंटी बोल रहा हूं कुछ ना कोई बच्चे इसमें गलती किए होंगे वीक्स वाले केस में। ये बताओ क्या इस क्वेश्चन में आउटपुट लिखा हुआ है क्या कहीं पर? ध्यान से देखो और मुझे बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन इतने बार PYQ में आए हैं, मैं बता नहीं पा रहा हूं इसकी इंपॉर्टेंस तुम लोग को, मैं तुमको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं बता पाऊंगा, तुमको खुद रियलाइज करना पड़ेगा इसकी इंपॉर्टेंस। तो ये बताओ क्या क्वेश्चन में कहीं पर आउटपुट लिखा है? ये बताओ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है क्या ये? क्या ये क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड है? बिल्कुल भी नहीं। ये पूरा क्वेश्चन का डेटा इनपुट बेस्ड ही दिया हुआ है। तो ध्यान से सुनो, कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल निकालने के लिए 75 वर्कर्स को 32 से मल्टीप्लाई किए? जल्दी बताओ, सारे बच्चे बताओ। आउटपुट और इनपुट में कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, आउटपुट है ही नहीं जिस क्वेश्चन में, उसमें आउटपुट का कोई सवाल ही नहीं है, और जिस क्वेश्चन में आउटपुट है वो क्वेश्चन में सिर्फ आउटपुट और आउटपुट के बेस में ही काम चलेगा, जैसा मैंने आपको करवाया, और अभी आगे और करवाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी और होगा आगे। कितने बच्चे ऐसे जो 75 को 32 से मल्टीप्लाई किए? ब्लंडर मिस्टेक हो गई ब्लंडर मिस्टेक हो गई। बच्चों आपको बोला गया था एज पर स्टैंडर्ड 30 वीक्स में काम कंप्लीट होगा, और ये क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड नहीं है, इनपुट बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा डेटा इनपुट का दिया हुआ है। कि हमने सोचा था कि इस काम को करने में 75 वर्कर 30 हफ्ते का समय लगाएंगे, ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, आउटपुट की तो बात ही नहीं कर रहा है। पर एक्चुअली 70 वर्कर ने 32 हफ्ते लगाए हैं, एक्चुअल में 70 वर्कर्स ने 32 वीक्स लगाया है, ये बोलना चाह रहा है बच्चों क्वेश्चन, समझो इनपुट बेस्ड क्वेश्चन है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन मेरी LDR के लिस्ट में है। डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर भी गलती करके आओगे। कैसे गलती करके आओगे? 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे स्टैंडर्ड को, गलत हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया है, इसी बात का ध्यान रखना था, बस इस बात का ध्यान रखना था, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आइडियल टाइम है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं है, आइडियल टाइम की तो बात ही नहीं हुई है क्वेश्चन में, कहीं पर आइडियल टाइम की तो बच्चों कहीं पर बात ही नहीं हुई है क्वेश्चन में।
इधर देखो, इधर देखो, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, 75 वर्कर 30 वीक, 45 वर्कर 30 वीक, 60 वर्कर 30 वीक एज पर स्टैंडर्ड, और ये स्टैंडर्ड रेट है तुम्हारा। एक्चुअल आवर्स के लिए क्या लोगे, एक्चुअल आवर्स के लिए क्या लोगे, 70 वर्कर 32 वीक, 30 वर्कर 32 वीक, 80 वर्कर 32 वीक इंटू एक्चुअल रेट तुम्हारा, इंटू स्टैंडर्ड रेट। अब बच्चों ध्यान से सुनो, इधर देखो, ध्यान से देखो, L3 और L4 बराबर है ना, ध्यान से देखो सारे बच्चे, क्या L3 और L4 बराबर है? हाँ। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आइडियल टाइम नहीं है बच्चों, तो एक्चुअल आवर्स पेड फॉर इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर। ओके भैया, और बच्चों ये तुम्हारा एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर निकालोगे तुम, और उसको इस रेशियो में बांट दोगे, ठीक है, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड लेबर्स का रेशियो था ना, स्टैंडर्ड लेबर्स का रेशियो था, इस रेशियो में बांट दोगे, यू विल गेट रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर, उसको आप स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है भैया, तो हमें आपकी बात समझ में आती है, ये तुम्हारे लेबर वेरिएंसेस निकल गए। तो क्या तुमको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया? और उस रियलाइजेशन को करते हुए कृपया करके इस क्वेश्चन को LDR में डाल लो, क्योंकि ये गलती तुम आज कर सकते हो तो एग्जाम के दिन भी कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में दिन में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं, तो इसको फटाफट से LDR में डाल लो अपने लास्ट डे रिवीजन। ये देखो जून 2024 वाला क्वेश्चन बच्चों, जून 2024 वाला क्वेश्चन देखो एक बार फटाफट से। सारे बच्चे बताओ, वहां वीक्स था, यहाँ आर लिखा है, पूरा क्वेश्चन कंट्रोल सी कंट्रोल भी है कि नहीं, एक बार बता दो, एक बार बता दो। वहां वीक्स लिखा था, यहां बोल रहा है कि हमने सोचा था 80 घंटे में काम होगा, लेकिन एक्चुअली 88 आवर्स में हुआ है काम। बोलो, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं? हमने सोचा था कि 80 आवर्स में काम होगा, लेकिन 88 आवर्स में हुआ काम। तो जब तुम एक्चुअल के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये लेना, और जब स्टैंडर्ड के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये लेना। सेम टू सेम क्वेश्चन जून 24 में आया, बस अलग से लिखा क्यों हूं? फॉर्मेलिटी के लिए। क्या फॉर्मेलिटी? क्योंकि वहां वीक्स में था, यहां आवर्स में क्वेश्चन, तो बताना था, नहीं तो मैं इतना टाइम पास करता नहीं हूं, प्रोडक्टिविटी में विश्वास रखता हूं, तो मैं वहां पर एक और स्लैश लिख के जून 24 लिख सकता था, पर मेरे को बस आपको ये बताना था कि बच्चों वहां वीक्स में था क्वेश्चन, यहां आवर्स में है क्वेश्चन। वहां वीक बेस्ड क्वेश्चन था, ये आर बेस्ड क्वेश्चन है दोनों सेम, दोनों में जो कारनामा है वो सेम होने वाला है। इस बात का प्रूफ आपको मिल जाएगा यहां से, ये देखो, नंबर ऑफ लेबर्स इंटू स्टैंडर्ड 80 घंटा लगना था, नंबर ऑफ लेबर इंटू 80 घंटा, नंबर ऑफ लेबर इंटू 80 घंटा, नंबर ऑफ एक्चुअल में ना, एक्चुअल में नंबर ऑफ वर्कर इंटू 88 आवर्स, क्योंकि एक्चुअली 88 लगा। जून 24 अभी अभी आया था बच्चों, रिसेंट अटेम्प्ट में, तो इसको तुम लाइटली मत लो, इस क्वेश्चन को तुम मजाक में मत लो, ठीक है भैया। ये तो हो गया हमारा, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, करो इसको सॉल्व। चलो भाई कोई बताएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एमसीक्यू पीडीएफ कहाँ पे? बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एमसीक्यू पीडीएफ अभी सिर्फ पेड वाले बच्चों के पास उसकी एक्सेस है फिलहाल, तो अगर आप पेड वाले बच्चे हो तो आपके पास उसकी एक्सेस होगी होगी डेफिनेटली, क्योंकि प्रोमिनेंटली बच्चों मेरी ड्राइव में मैं सारी चीजें उचक उचक के दिखाता हूँ। ये देखो बच्चों एमसीक्यू, ये देखो ये, चलो इधर देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टैंडर्ड कंपोजिशन स्टैंडर्ड रेट ऑफ अ गैंग। गैंग में बच्चों स्टैंडर्ड कंपोजिशन के हिसाब से 100 मेन हैं, 50 वुमेन्स हैं और 50 बॉयज हैं। ओके यस बच्चों, ये आवरली रेट आपको दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू गिवन स्पेसिफिकेशन अ वीक कंसिस्ट ऑफ 40 आवर्स, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर द वीक बच्चों 1000 यूनिट है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड आपके 1000 यूनिट के आउटपुट बनते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट 1000 यूनिट का है इस गैंग का, इस गैंग का स्टैंडर्ड आउटपुट 1000 यूनिट्स है। 40 घंटे काम करते हैं लोग हर हफ्ते। सारे बच्चे बताओ क्या ये क्वेश्चन आ गया है आउटपुट बेस्ड? कम ऑन एवरीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या ये क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है? बोलो। यस नीचे देखो, एक्चुअल प्रोडक्शन 960 है इन अ वीक। ओके एक्चुअल प्रोडक्शन है
960 इन द वीक। तो एक बार सारे बच्चे ध्यान से देखो, थोड़ा स्टैंडर्ड की बातें करता हूं मैं। मेन, वुमेन, बॉयज, ठीक है। 100 50 50, 100 50 50, एक हफ्ते में 40 घंटे 40 घंटे 40 घंटे, तो ये हुआ 4000 घंटे, ये हुआ 2000 घंटे, ये हुआ 2000 घंटे। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बच्चों लोग इतना देर काम करते हैं, बोलो यस और नो। as per standard man, women and boys are working for 4 hours, 4000 hours, 2000 hours, 2000 hours respectively। ओके कार्तिक बेटा, हम अपलोड करवा देंगे उसके भी ड्राइव में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज ही अपलोड करवा देंगे, ठीक है। ओके, अब ध्यान से मेरी एक बार बात सुनो। इस कार्यक्रम को करने से जो आउटपुट बाहर निकलता है बच्चों, वो है 1000 घंटे का, बोलो यस और नो, सॉरी 1000 यूनिट्स का। सारे बच्चे एक बार फटाफट से बता दो, इस कारनामे को करने से जो स्टैंडर्ड आउटपुट निकलेगा वो है 1000 यूनिट्स, बोलो यस और नो। आउटपुट इज 1000 यूनिट्स। ओके, अब मुझे निकालना है बच्चों स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। मैं कैसे निकालूंगा ये बताओ। मैन के केस में 4000 घंटे लगते हैं 1000 यूनिट्स के लिए, सो 960 यूनिट्स के लिए कितना। वुमेन्स के केस में 2000 आवर्स लगते हैं 1000 यूनिट्स के लिए, सो 960 यूनिट्स के लिए कितना। एंड बॉयज के केस में 2000 आवर्स लगते हैं 1000 यूनिट्स के लिए, सो 960 के लिए कितना। बोलो यस और नो, फटाफट से बताओ यस और नो बच्चों। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, दिस इज एन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें तुमको कार्यक्रम ऐसे करना है 3840 1920 1920। तो तुमको मिल गया है स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब तुमको मिल गया स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, यस। स्टैंडर्ड रेट भी है तुम्हारे पास। एक्चुअल आवर्स बच्चों क्या होगा, एक्चुअल आवर्स क्या होगा, सिंपल है। ये देखो क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, पर्टिकुलर वीक गैंग में 130 मैन है, 40 वुमेन है, 30 बॉय है। ठीक है, इन लोग कितना काम करते हैं एक हफ्ते में, 40 घंटे। एक हफ्ते में इन लोग 40 घंटे काम करते हैं। तो 130 मैन अगर 40 घंटे काम किए हैं, मतलब 5200 घंटा, 1600 घंटे, 1200 घंटे। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल आवर्स। और ये रहा बच्चों एक्चुअल रेट। इसके आगे शायद मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं। फटाफट से बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर है, बोलो। यस, लास्ट पॉइंट है बच्चों, 2 घंटे लॉस हुए हैं वीक ड्यू टू एबनॉर्मल सेल टाइम। दिस इज द लास्ट पॉइंट। आपके 2 घंटे लॉस हुए हैं, आपके 2 घंटे लॉस हुए हैं, 2 घंटे लॉस हुए हैं ड्यू टू एबनॉर्मल आइडियल टाइम, एबनॉर्मल सेल टाइम। तो बच्चों तुम एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर निकालोगे, ये बेसिकली हो गया एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, ठीक है भैया। तो तुम निकालोगे एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर 130 मैन, 40 वुमेन, 30 बॉयज, 38 आवर्स काम किए हैं। हमने उनको पेमेंट 40 घंटे की है, हमने उनको पेमेंट 40 घंटे की ही की है, लेकिन उन्होंने एक्चुअली 38 आवर्स काम किया है। ओके, 38 इंटू 130, 40 एंड 30, 1140। तो ये हो गया एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर। और इसी के साथ तुम्हारा ये क्वेश्चन के अंदर आइडियल टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फटाफट से बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर है, बोलो यस भैया। तो बच्चों ये है तुम्हारा आंसर इस क्वेश्चन का। ये देखो, ये हमने निकाला स्टैंडर्ड आवर्स आउटपुट, आउटपुट बेस करके स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हमने निकाल लिया है, उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअल आवर्स पेड फॉर हमने निकाल लिया, 40 से मल्टीप्लाई करके उसको एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे L4 के लिए। एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर निकालने के लिए, एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर निकालने के लिए 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 घंटे का आइडियल टाइम है, 2 घंटे का आइडियल टाइम है। तो 40 - 2 38 आवर्स काम हुआ है, ठीक है। और ये एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स ही हैं।
इनटू स्टैंडर्ड रेट, और फिर इसको बच्चों 2:1:1 के रेशियो में। वाई 2:1:1? कम ऑन एवरीवन टेल मी, इसका रेशियो नहीं है 2:1:1, स्टैंडर्ड रेशियो बच्चों 2:1:1, 51 जा 50, 51 जा 50, 52 जा 100, तो 2:1:1। ओके, तो इस रेशियो में तुम इसको लेने वाले हो, तो ये तुम्हारा एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर का टोटल है, इसको 2:1:1 में ले लो, 2:1:1 में ले लो, तो ये तुम्हारा रिवाइज एक्चुअल आवर वर्क फॉर आ गया, और ये तो तुम्हारा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकाला ही है। तो दिस इज अ फुल प्रूफ क्वेश्चन बच्चों, मतलब इसके अंदर सारी चीजें कवर हो गई। अच्छा, ओपी का कहना है भैया पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड है कि इनपुट बेस्ड है? ठीक है, इस बारे में मैं सोच के देखता हूँ थोड़ी देर। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत टफ है मेरे लिए आंसर करना, तो मैं एक बार इस बारे में ना सोचता हूँ कि क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड होगा या इनपुट बेस्ड होगा, पता कैसे चलेगा? थोड़ा सोच के बताता हूँ, ठीक है? ओके, थोड़ा देर सोचता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड है या इनपुट बेस्ड है। टफ है बच्चों ये बात, इसका आंसर बताना बहुत टफ है मेरे लिए, पर मैं सोचता हूँ कि ये क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड है या इनपुट बेस्ड है। इसके पहले मैं कौन सा क्वेश्चन कराया था? 21, 23 कराया था। 21 बच्चों, इस क्वेश्चन में मैं सोचता हूँ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है या इनपुट बेस्ड क्वेश्चन है। कहाँ लिखा है आउटपुट वर्ड? आउटपुट वर्ड कहाँ है? प्रोडक्शन वर्ड कहाँ है? प्रोडक्शन वर्ड कहाँ है? आउटपुट वर्ड कहाँ है? प्रोडक्शन वर्ड कहाँ है? मिल ही नहीं रहा है बच्चों, आउटपुट वर्ड और प्रोडक्शन वर्ड मिल ही नहीं रहा है इस क्वेश्चन में, नहीं पता कहाँ चले गया, मिल ही नहीं रहे हैं। कहाँ है इसमें आउटपुट वर्ड बच्चों? ढूंढो ना प्लीज। नहीं मिल रहा है, चलो छोड़ो, मिल ही नहीं रहा है बच्चों, नहीं पता, आज मेरा दिमाग शायद अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, आउटपुट वर्ड ढूंढता हूँ, कहाँ है प्रोडक्शन? प्रोडक्शन वर्ड कहाँ है या आउटपुट वर्ड कहाँ है? मिल ही नहीं रहा है, ढूंढ रहा हूँ, पूरी कोशिश जारी है बच्चों, मिल ही नहीं रहा है। ये देखो, इस क्वेश्चन में है आउटपुट। तो बच्चों सीधी सीधी बात ये है, सीधी सीधी बात ये है, अरे रोस्ट नहीं कर रहा हूं बच्चों, समझो एक बात को, कोई चीज अगर तुम्हारे दिमाग में डालनी है तो उसको नॉर्मल से हट के बताना पड़ता है, ये एक टेक्निक है, पता है ना तुमको ये बात? क्या तुमको ये बात पता है कि अगर तुमको किसी चीज को पिक्टोरियल मेमोरी में या मसल मेमोरी में सेव करना है तो नॉर्मल से हट के कुछ करके बताना पड़ता है, नॉर्मल से हट के कुछ करके बताना पड़ता है, तब तुमको याद होता है। जैसे बताओ, ओवरहेड चैप्टर में जैसे ही मैं बोला मेरे घर का बिजली बिल, तुमको तुरंत वो उस दिन की पूरी क्लास ही याद आ गई, अरे हाँ याद आ गया मेरे घर का बिजली बिल, समझ रहे हो? क्योंकि वो नॉर्मल से हटके था, वो कुछ नॉर्मल से हटके था। इसको बोलते हैं प्यार से एनॉमलीज। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? एनॉमलीज। क्या होता है एनॉमली? ये देखो, ये होता है टुट टुट, टुट टुट, ये होता है बच्चों एनॉमली, जो नॉर्मल से हटके होता है। तो नॉर्मल से हटके कोई चीज बताई जाए तो तुमको याद रहती है। तो वही मैं बोल रहा हूं, क्या बच्चों क्वेश्चन में क्लियरली दिख जाएगा हमको? जिस क्वेश्चन में आउटपुट या प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा है वो क्वेश्चन प्लेन है, डायरेक्ट है, वन लाइनर है, बोलो हाँ। जिस क्वेश्चन में आउटपुट या प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा है वो क्वेश्चन प्लेन, प्लेन क्वेश्चन, प्लेन। आपको दिया रहेगा 40 आवर्स, 80 आवर्स, 88 आवर्स, हाँ। लेकिन जिस क्वेश्चन में आउटपुट की बात करेगा, प्रोडक्शन की बात करेगा, तो पहले आपको स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लेने हैं और फिर आपको निकालना है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। जैसे अभी अभी हम क्वेश्चन करके आए, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों को, इस क्वेश्चन को तुम नजरअंदाज करने की गलती भी मत करना। ये वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तुम्हारा भी यही मानना है? फटाफट से बताओ, लेबर के ऊपर, पर्टिकुलर लेबर टॉपिक के ऊपर, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसी के साथ तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिवीजन होता है समाप्त। ओके बच्चा पार्टी, यस, ओके, डन। हाँ
इतना जल्दी? बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर इतना ही बड़ा है, बस इतना ही बड़ा है। ओके, चलो बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है अगले सेशन में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।